देखिए, समझदार इंसान वो नहीं होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। देखिए, आज है 20 मार्च का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन इससे बता दूँ, देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। और देखिए, आज की वीडियो की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0 पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0 पुस्तक को लिखा है श्री राजीव मल्होत्रा और श्रीमती विजया विश्वनाथन ने मिलकर। और देखिए, इस पुस्तक में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न खतरों पर प्रकाश डाला गया है, जो कि आम भारतीयों के द्वारा प्रमुख खतरे के रूप में नहीं माना जाता है। और देखिए, इन दोनों लेखकों ने ये बताया इस पुस्तक में कि कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के मीडिया आउटलेट बुद्धिजीवियों, विश्वविद्यालयों और राजनीतिक दल जाति के आधार पर विभाजन बोने के एजेंडे को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0 पुस्तक को लिखा है किसने, श्री राजीव मल्होत्रा और श्रीमती विजया विश्वनाथन ने मिलकर। देखिए, राजीव मल्होत्रा की अगर बात करें तो इनकी जो पहली पुस्तक थी इसका नाम था ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ पावर। इसको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी और इसके बाद फिर इनकी एक और पुस्तक आई थी 2014 में। इनकी पुस्तक का नाम था जो है ब्रेकिंग इंडिया 1.0, जो कि 2014 में पब्लिश हुई थी। और इसमें इन्होंने संयुक्त राज्य में दुश्मन ताकतों के द्वारा भारत को धार्मिक और जातिगत विभाजन के माध्यम से तोड़ने के विभिन्न खतरों को बताया था। तो इसको याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में टाइम के द्वारा जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में टाइम के द्वारा जारी, यानी कि टाइम पत्रिका जो अमेरिका की है, इसके द्वारा जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में दो भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है। और ये दो स्थान कौन कौन से हैं। देखिए, इनमें से जो पहला स्थान है इस सूची में, इसका नाम है ओडिशा। ओडिशा में एक प्लेस है मयूरभंज, ठीक है। तो ओडिशा राज्य का मयूरभंज इस सूची में शामिल किया गया है। और दूसरा आपका है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इन दोनों को इस सूची में शामिल किया गया है। देखिए, भारत का जो मयूरभंज है जो कि उड़ीसा में है और लद्दाख है, ये अपने खतरे में पड़े बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित हुए हैं। तो याद रखिएगा कि उड़ीसा का मयूरभंज और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इन दोनों को टाइम्स पत्रिका के दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। और देखिए, इस सूची में फ्लोरिडा के टैंपा को और विलामेट वैली ओरेगन को और रियो ग्रांडे पियार को, टक्सन एरिजोना को और योसेमाइट नेशनल पार्क कैलिफोर्निया को और वोजिमन मोन्टाना को, वाशिंगटन डीसी को, वैंकूवर कनाडा को, चर्चिल मैनिटोबा को और डिजोन फ्रांस को जो है शामिल किया गया है। तो ये है दुनिया के महानतम स्थान, इसको नोट कर लीजिएगा। और भारत के जो दो स्थान हैं इसको भी याद कर लीजिएगा, लद्दाख और मयूरभंज। और तीसरा प्रश्न है कि विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, एक और पुस्तक आ गया हमारे सामने जिसका नाम है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इस पुस्तक को लिखा है रचना विश्वात रावत ने। और देखिए, इस पुस्तक को प्रकाशित किया है पेंगुइन वीर ने, जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस का ही एक प्रकाशन है, इसका एक ब्रांच है। और देखिए, इस किताब में जो है भारत के जो पहले सीडीएस थे, यानी कि रक्षा प्रमुख थे, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ठीक है। यहाँ पे रक्षा मंत्री नहीं है, रक्षा प्रमुख होगा, ठीक है। तो भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख बने जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और देखिए, बिपिन रावत भारत के सबसे उल्लेखनीय सैन्य नेताओं में से एक थे, जो कि 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद तौर पर मारे गए थे। देखिए, बिपिन रावत के बारे में याद रखेगा कि ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और इन्होंने 1 जनवरी 2020 को जो है रक्षा प्रमुख के पद का पदभार ग्रहण किया था, यानी कि भारत के पहले सीडीएस बने थे। और इससे पूर्व ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष पद पर 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक रह चुके थे। तो बिपिन रावत के बारे में ये जानकारी नोट कर लीजिए। देखिए, एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि भारत के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो ये थे आपके बिपिन रावत जी। और चौथा प्रश्न है कि भारतीय रेलवे किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। तो देखिए, जो इंडियन रेलवे है इसने टारगेट रखा है कि 2030 तक ये जो है
नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ही नहीं करेगा। ठीक है, और ऐसा तब पॉसिबल है जब ये ग्रीन एनर्जी का यूज करेगा, जैसे कि सोलर पैनल्स वगैरह का, हाइड्रोजन वगैरह का। देखिए, जो भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, इन्होंने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है और रेलवे इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को 2 चरणों में हासिल करने की योजना बना रहा है। देखिए, दिसंबर 2023 तक इलेक्ट्रिक ट्रेनों में पूर्ण परिवर्तन, यानी कि जितने भी ट्रेनें हैं डीजल से चलने वाली, तो डीजल इंजन को हटाकर उनमें जो है इलेक्ट्रिक ट्रेनों को जो है मतलब इलेक्ट्रिक इंजन को कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिक से चलेंगी तो पॉल्यूशन तो होना ही नहीं है। और देखिए, 2030 तक मुख्य रूप से गैर नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ट्रेनों और स्टेशनों को बिजली देना, यानी कि सोलर पैनल्स वगैरह के माध्यम से जो है स्टेशनों पे बिजली दी जाएगी 2030 तक। ठीक है, यानी कि 2023 तक सभी ट्रेनें जो है इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगी और 2030 तक जो है जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है, तो सब पर जो है जो बिजली होगी ये ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जो है संचालित होगी। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसलिए 2030 तक जो है कहा जा रहा है कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा इंडियन रेलवे। देखिए, ऐसे टारगेट वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, किस वर्ष तक क्या लक्ष्य रखा गया है। और देखिए, पांचवा प्रश्न कि कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना। तो देखिए, जो आपका डेनमार्क है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसको समुंदर के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है। और देखिए, भी हाल ही में डेनमार्क ने उत्तरी सागर के नीचे 1800 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जिसके बाद डेनमार्क विदेशों से आयातित कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो CO2 आयात करने और इसको समंदर के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? डेनमार्क। याद रखिएगा इसको। और छठवां प्रश्न कि हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। तो देखिए, दुनिया का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है पहले गोरखपुर में हुआ करता था, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर थी लगभग। लेकिन अब दुनिया का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये कर्नाटका में बनकर तैयार हो गया है। और अभी हाल ही में PM मोदी ने कर्नाटक राज्य के हुबली में श्री सिद्धरूदा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबा, यानी कि 1.5 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है देश को समर्पित किया। तो याद रखिएगा कि कर्नाटका में जो आपका श्री सिद्धरूदा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना दिया गया है और इसका उद्घाटन भी हो गया है और ये 1.5 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, सातवां की हाल ही में किस देश के केरमाडेक द्वीप में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। तो देखिए, ये देश आपका न्यूजीलैंड है, जहाँ पर एक प्लेस है केरमाडेक द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। देखिए, रिक्टर पैमाना, ठीक है, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, तो रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता कितनी थी? 7.1 थी। देखिए, अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इस भूकंप का जो केंद्र है ये जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। और गौरतलब है कि पिछले महीने भी न्यूजीलैंड में भूकंप आया था। देखिए, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन, इसके पास 15 फरवरी को जो है, यानी कि 15 फरवरी 2023 को 5.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। और इस महीने में यानी कि मार्च में भी यहाँ पे भूकंप आ गया न्यूजीलैंड के केरमाडेक द्वीप में। याद रखिए इसको। और आठवां है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकाल दिया गया है। तो देखिए, भूटान को जो है दुनिया के सबसे कम विकसित देशों की सूची से अब बाहर निकाल दिया गया है। और देखिए, भी हाल ही में कतर के दोहा में 9 मार्च को एक सम्मेलन हुआ था और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों के शिखर सम्मेलन में जो है ये फैसला लिया गया कि भूटान का जो हिमालयी साम्राज्य है ये अब LDC की सूची में नहीं रहेगा और इस सूची से स्नातक होने वाला केवल ये 7वां देश बन जाएगा। यानी कि अब तक 7 देशों को इस सूची से बाहर निकाल दिया गया है जो कि दुनिया के सबसे कम विकसित देश थे। अब देखिए, अगर भूटान दुनिया के सबसे कम विकसित देशों की सूची से अगर बाहर निकल गया है तो इसका फ़ायदा इसको ये मिलेगा कि इसमें अब यहाँ पे जो है विदेशी निवेश होगा। क्योंकि देखिए, जिस देश में डेवलपमेंट ही नहीं है तो वहाँ पे क्या मतलब कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी। मतलब हम इन्वेस्टमेंट वहीं करेंगे जो बड़ा मार्केट होगा, बड़ा बाजार होगा, ताकि वहाँ पे हमारा जो है जो भी बिजनेस हो वो फले फूले। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर लोग देखिए डेवलप कंट्री होगी
तो वहाँ पे लोगों के पास पैसा होगा तो वो हमारे चीज़ों को क्रय करेंगे, ठीक है। तो अब भूटान में ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ये सारी एक्टिविटी। नवा कि हाल ही में किस अमेरिकी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया? तो देखिए, एक अमेरिकी बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि काफ़ी चर्चा में है। इसने अपने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। दिवालिया मतलब अब ये बैंकिंग कार्यप्रणाली को कंप्लीट करने में सक्षम नहीं है। देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक ने हाल ही में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। और ये बैंक होल्डिंग कंपनी एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप की सहायक कंपनी थी। देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना बैंक ऑफ अमेरिका ने पूर्व एमडी बिल बिगरस्टॉप और रॉबर्ट मेडेरिस ने मिलकर की थी। लेकिन अब सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि अमेरिका का बैंक है, यानी कि एक अमेरिकन बैंक है, अब इसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है, जिसके कारण पूरे स्टॉक मार्केट में जो है बहुत सारी मंदी आ गई है, बहुत सारे निवेशकों का नुकसान हो गया है। 10वां कि किसे हाल ही में एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो देखिए, सिद्धार्थ मोहंती को अभी हाल ही में एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और ये जो है अपना पदभार 14 मार्च को इन्होंने ग्रहण कर लिया है, और 3 महीनों तक ये एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष बने रहेंगे। देखिए, जो एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम है, ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है, और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती बन गए हैं, याद रखिएगा। तो इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का जो सिलसिला है, ये आपका मैं कल से शुरू करूंगा, क्योंकि समस्या ये थी कि अभी 3 दिनों से लाइट नहीं थी हमारे यहाँ। बहुत मुश्किल से मैं आपके लिए वीडियो बना पा रहा था। तो अभी दूसरे लैपटॉप में सारा कंटेंट है, दूसरे में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये कल से मैं क्वेश्चन अपडेट शुरू करूँगा, आपका टेंशन मत लीजिए। और अब जो है क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए लाइट बिजली ही नहीं रहेगी, तो आपका ये ऑनलाइन क्लास कैसे होगा। तो अब क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी, और जो छूटे हुए प्रश्न आपके हैं, जो पिछले 4-5 दिन मैंने क्लास नहीं लिया था, वो भी मैं इसी महीने में कंप्लीट करके ख़त्म करा दूंगा, ठीक है। तो उसको आप जो है टेंशन फ्री रहिए कि आपका एक भी प्रश्न छूट जाएगा इस महीने का। तो मिलते हैं कल के सेशन में। अभी वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।